हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। आज के सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी की आगे के पार्ट्स को कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट डाल दिया है, अगर आपने उसको अभी नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे विजिट करिए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आप डायरेक्ट वहाँ तक विजिट कर सकें। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर से देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा मैंने जितने भी सब्जेक्ट को डाला हुआ है पीएफओ के एग्ज़ामिनेशन के लिए, उन सारे वीडियोस को आप 1 से 2 बार ज़रूर से रिवीजन करिएगा, आप एकदम स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके ख़त्म हो जाने के बाद हम मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे, तो आप मॉक टेस्ट को भी ज़रूर से ज्वाइन करिएगा, आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। उसके बाद आप पूरी तरीके से तैयार होंगे एग्ज़ाम के लिए। और मैं रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के भी वीडियोस लाती रहूँगी, तो बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ आए इंपॉर्टेंट, उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करिए आप लोग। चलिए आइए आगे की चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे भारत में बैंकिंग का इतिहास कैसा रहा। भारतीय बैंकिंग का इतिहास। संयुक्त पूंजी पर आधारित भारत में पहला बैंक 1720 में स्थापित बैंक ऑफ बॉम्बे था। 1720 में स्थापित बैंक ऑफ बॉम्बे था। 1865 में इलाहाबाद में स्थापित इलाहाबाद बैंक भारतीय स्वामित्व वाला प्रथम बैंक था। 1865 में इलाहाबाद में स्थापित इलाहाबाद बैंक भारतीय स्वामित्व वाला प्रथम बैंक था। इसके बाद 1894 में पंजाब नेशनल बैंक का गठन हुआ। कब हुआ? 1894 में हुआ। 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों, बंगाल 1806 में, मद्रास 1843 में और बॉम्बे 1840 में, 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। केंद्रीय बैंक की बात करें तो ये किसी देश का सर्वोच्च बैंक होता है जो कि बैंक जमाओं का लेन देन नहीं करता है, बल्कि बैंकों और बैंकिंग प्रणाली का विनियमन करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। आरबीआई केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता है। वाणिज्यिक बैंक लोगों और देश की औद्योगिक और व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जमा स्वीकार करने, ऋण वितरण और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में लिप्त बैंकों को व्यावसायिक अथवा वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। वाणिज्यिक बैंकों के कितने प्रकार हैं? तो ये है बॉक्स में अनुसूचित बैंक और ये गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित होते हैं और गैर अनुसूचित बैंक आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं होते हैं। अनुसूचित बैंक में सभी प्रकार के बैंक जैसे राष्ट्रीयकृत, विदेशी, सहकारी, क्षेत्रीय, ग्रामीण और अन्य विकास बैंक शामिल होते हैं अनुसूचित बैंक में। और गैर अनुसूचित बैंक में स्थानीय बैंक यानी लोकल एरिया बैंक आते हैं। ये सीआरआर आरबीआई के पास ना रख करके स्वयं के पास रखते हैं। गैर अनुसूचित बैंक में स्थानीय क्षेत्र बैंक आते हैं और ये सीआरआर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ना रख करके स्वयं के पास रखते हैं। औद्योगिक बैंक औद्योगिक बैंक के द्वारा उद्योग धंधों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने, दीर्घकालीन जमाएं स्वीकार करने, ऋण पत्रों और हुंडियों की बिक्री और औद्योगिक इकाइयों के सलाहकार के रूप में औद्योगिक बैंक काम करता है। भूमि विकास बैंक की बात करें तो इनका मुख्य कार्य कृषकों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने का होता है। भूमि विकास बैंक का मेन काम कृषकों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने का होता है। विदेशी विनिमय बैंक ये विदेशी विनिमय बिलों का क्रय विक्रय करके विदेशी व्यापार के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं। और डाकघर बचत बैंक की बात करें तो ये एक छोटा वाणिज्यिक बैंक होता है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी बचत को प्राप्त करने और प्रोत्साहित करने का काम करता है। बढ़ते हैं आगे। रीजनल रूरल बैंक यानी आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत ग्रामीण बैंकों पर एम नरसिंघम की अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश 2 अक्टूबर 1975 को राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा ग्रामीण बैंकों की स्थापना आरंभ की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिक्किम और गोवा के अतिरिक्त संपूर्ण देश में कार्यरत है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रीजनल रूरल बैंक सिक्किम और गोवा के अतिरिक्त संपूर्ण देश में कार्यरत है। आरआरबी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रवर्तक यानी स्पॉन्सर बैंक की भागीदारी 50:15:35 है, जहां केंद्र सरकार की 50 है, राज्य सरकार की 15 है और 35 स्पॉन्सर यानी प्रवर्तक बैंक की भागीदारी है। आगे बात करेंगे कोऑपरेटिव बैंक यानी सहकारी बैंक। सहकारी बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए छोटे स्तर के संस्थागत शाख का निर्माण करना है। इसके लिए सहकारी बैंकों को आरबीआई से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। सहकारी बैंकों की स्थापना राज्यों द्वारा पारित सहकारी समिति अधिनियमों द्वारा होती है। देश में 3 स्तरीय सहकारी संस्था कार्यरत हैं। देश में 3 स्तरीय सहकारी संस्था कार्यरत है: राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक अथवा केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी ऋण समिति। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य सहकारी बैंक के बारे में। तो ये राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक होता है, जो कि जिला सहकारी बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं और उनके कार्यों पर नियंत्रण रखता है। ये अत्यंत कम दर पर आरबीआई से ऋण प्राप्त करता है। राज्य सहकारी बैंक बहुत अत्यंत ही कम दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऋण प्रदान करता है। जिला सहकारी बैंक अथवा केंद्रीय सहकारी बैंक, ये जिला स्तर पर सहकारी बैंक है जो कि राज्य सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त करता है और प्राथमिक सहकारी समितियों के कार्यों पर नियंत्रण करने और उन्हें ऋण देने का कार्य करता है। जिला सहकारी बैंक, जिसको केंद्रीय सहकारी बैंक भी बोलते हैं, ये जिला स्तर पर सहकारी बैंक होता है जो कि राज्य सहकारी बैंक से ऋण लेता है और प्राथमिक सहकारी समितियों के कामों पर नियंत्रण करने और उन्हें ऋण देने का काम करता है। और तीसरा जो है स्तर है वो है प्राथमिक सहकारी ऋण समिति। इसकी स्थापना मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है। प्राथमिक सहकारी ऋण समिति की स्थापना मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है। आगे हम बात करेंगे पेमेंट बैंक यानी भुगतान बैंक। भुगतान बैंक का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लघु बचत खाते उपलब्ध कराना और प्रवासी श्रमिकों, निम्न आय परिवारों, लघु कारोबारियों, असंगठित क्षेत्र की अन्य इकाइयों को भुगतान और विप्रेषण सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ये अन्य बैंकों के व्यावसायिक प्रतिनिधि बन सकते हैं। म्यूचुअल फंड और बीमा उत्पादों का वितरण और मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सावधि जमा, मियादी जमा और आवर्ती जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। भुगतान बैंक अन्य बैंकों के व्यावसायिक प्रतिनिधि बन सकते हैं, म्यूचुअल फंड और बीमा उत्पादों का वितरण और मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सावधि जमा, मियादी जमा और आवर्ती जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये एटीएम और डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं पर क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं पेमेंट बैंक। आगे बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी लघु वित्त बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बचत माध्यमों का प्रावधान करना और छोटे कारोबारी इकाइयों, छोटे सीमांत किसानों, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों एवं अन्य असंगठित क्षेत्र की इकाइयों को उन्नत तकनीकी और कम लागत के परिचालनों के माध्यम से ऋण और बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ये मुख्यतः बैंकिंग सेवा से वंचित या अल्प सेवा प्राप्त तबकों को जमा और ऋण जैसी बुनियादी बैंक सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। कौन? लघु वित्त बैंक। इन पर वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होने वाले आरबीआई के सभी मानदंड और विनियम इस बाध्यता के साथ लागू होते हैं कि इन्हें अपनी 25% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोलनी होंगी। लघु वित्त बैंक को वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होने पर आरबीआई के सभी मानदंड और विनियम इस बाध्यता के साथ लागू होंगे कि इन्हें अपनी 25% ब्रांचेस ग्रामीण क्षेत्रों में खोलनी होंगी।
आगे जानेंगे ओनली बैंक और डीजी बैंक के बारे में। तो ये जो बैंक है ये मोबाइल के ज़रिए बैंकिंग की सुविधा प्रदान करता है। ये ग्राहक की बायोमेट्रिक जानकारी और आधार कार्ड की मदद से काम करेगा। डीबीएस बैंक जो कि सिंगापुर में है, इसने अप्रैल 2016 में भारत का पहला मोबाइल ओनली बैंक लॉन्च किया। तो बढ़ते हैं आगे। आगे हम बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित अन्य शब्दावलियाँ देखेंगे। ब्रांच बैंकिंग क्या होता है, यानी शाखा बैंकिंग। प्रधान शाखा के निर्देशन में बैंक की छोटी शाखाओं द्वारा बैंकिंग की सुविधा प्रदान करना शाखा बैंकिंग कहलाता है। नेट बैंकिंग क्या कहलाता है, इंटरनेट और कंप्यूटर की सहायता से उपभोक्ता द्वारा अपने बैंकिंग खातों का स्वयं संचालन व भुगतान हस्तांतरण करना नेट बैंकिंग कहलाता है। कोर बैंकिंग किसको बोलते हैं, कोर बैंकिंग में किसी वाणिज्यिक बैंक की सभी शाखाएं इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसमें कोई भी शाखा दूसरी शाखा के खाते का विवरण देखने, जमा अथवा निकासी करने में सक्षम होती है। कोर बैंकिंग में निफ्ट प्रणाली कैसी प्रणाली होती है, निफ्ट प्रणाली एक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरण करने की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली होती है। इसके जरिए धनराशि के हस्तांतरण में कुछ समय लगता है, यानी निफ्ट प्रणाली एक रियल टाइम प्रणाली नहीं है। आरटीजीएस प्रणाली की बात करें तो इसके तहत धन का हस्तांतरण वास्तविक समय में होता है, यानी रियल टाइम में होता है, जिसकी अधिकतम अवधि 30 मिनट होती है। इस प्रणाली से, आरटीजीएस प्रणाली से न्यूनतम 2 लाख या इससे अधिक राशि एक खाते से दूसरे खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप में हस्तांतरित की जा सकती है। अधिकतम धन हस्तांतरण की सीमा बैंकों द्वारा और स्वयं निर्धारित की जाती है। अधिकतम धन हस्तांतरण की सीमा बैंकों द्वारा और स्वयं निर्धारित की जाती है। नेफ्ट और आरटीजीएस का प्रबंधन आरबीआई करता है। नेफ्ट और आरटीजीएस का प्रबंधन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। वहीं हम ईसीएस प्रणाली की बात करें तो ईसीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम। इसके माध्यम से बैंक अपने खाता धारक की लिखित अनुमति के बिना किंतु उसकी सहमति से अन्य संस्था को नियमित रूप से धन का हस्तांतरण करता है, जैसे कि ब्याज, वेतन, पेंशन, लाभांश एक्सेट्रा। आगे जानेंगे आईएफएससी कोड के बारे में। आईएफएससी का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये 11 अंकीय कोड होता है जो कि प्रत्येक बैंक के चेक पर छपा होता है। इसके पहले जो 4 अक्षर होते हैं उसमें बैंक का नाम होता है, अगला अंक 0 होता है और अंतिम के 6 अंकों में बैंक ब्रांच से संबंधित विवरण होते हैं। MICR कोड, बैंक चेक पर अंकित 9 अंकों का कोड, जिसके 3 अंक बैंक शाखा के शहर का, अगला 3 अंक बैंक का नाम और अंतिम 3 अंक बैंक ब्रांच का नाम होता है। MICR कोड में 9 डिजिट होते हैं, जिसमें 3 जो अंक होते हैं वो बैंक शाखा के शहर का, अगला जो 3 अंक होता है वो बैंक का नाम और अंतिम जो 3 अंक होते हैं वो ब्रांच का नाम होता है। टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट क्या होता है, यानी सावधि जमा। वाणिज्यिक बैंक के द्वारा जमाकर्ता से एक निश्चित अवधि के लिए प्राप्त जमा सावधि जमा कहलाता है। रिक्योरिंग डिपॉजिट क्या होता है, आवर्ती जमा। ये एक प्रकार का सावधि जमा ही होता है, लेकिन इसमें बैंक जमा एक मुश्त न प्राप्त कर मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक तौर पर प्राप्त होता है। आवर्ती जमा एक प्रकार का सावधि जमा ही होता है, लेकिन इसमें बैंक जमा एक मुश्त न प्राप्त करके मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक तौर पर प्राप्त होता है। बैंक ड्राफ्ट क्या होते हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष या संगठन के नाम पर भुगतान के लिए बैंक द्वारा जारी साख प्रपत्र होता है, जिसकी गारंटी जारीकर्ता बैंक की होती है क्योंकि उसे भुगतान किया जा चुका है। लीवरेज अनुपात क्या होते हैं, लीवरेज अनुपात ये बैंकों का ऋण संपत्ति अनुपात प्रदर्शित करता है। ये अनुपात जितना ऊंचा होगा बैंकों की ब्याज देयता उतनी ही अधिक होगी। CAR यानी पूंजी पर्याप्तता अनुपात। पूंजी पर्याप्तता से तात्पर्य ऐसी पूंजी से है जिसे उस कंपनी यानी उस बैंक के द्वारा किसी व्यापारिक साख सृजन के लिए एक निश्चित मात्रा तक अपने पास रखना होता है। वर्ष 1992 से 93 से भारत के बैंकों में पूंजी पर्याप्तता मानक लागू होना आरंभ हुआ है। 1992-93 से भारत के बैंकों में पूंजी पर्याप्तता मानक लागू होना आरंभ हुआ है। पूंजी
पर्याप्तता अनुपात बराबर होता है टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स। इसे CRAR यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो भी कहते हैं। टीयर 1 पूंजी ये कोर पूंजी या मुख्य पूंजी होती है। ये अनपेक्षित हानियों के विरुद्ध तत्काल सहायता के रूप में उपलब्ध करती है। टीयर 2 पूंजी बैंकों की द्वितीयक पूंजी जो बंदी की स्थिति में हुए नुकसान से निपटने के लिए प्रयोग की जाती है। और टीयर 3 पूंजी जो होता है ये ऐसी पूंजी है जिसे बैंक अपने बाजार जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम आदि से कुछ हद तक निपटने के लिए रखते हैं। बेसल मापदंड क्या होते हैं? 1974 में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी BIS के तत्वावधान में बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन यानी BCBS का गठन किया गया। कमेटी का कार्य अंतर्राष्ट्रीय नियामक पूंजी मानकों का विकास करना था। इन्हें ही बेसल मानक कहते हैं। बेसल फर्स्ट 1988 में इसे बेसल समिति ने प्रस्तुत किया था बेसल फर्स्ट को, और बैंकों के लिए अपने जोखिम भारित ऋण पर कम से कम 8% पूंजी बनाए रखना अनिवार्य माना। भारत में इस दर को 9% बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। बेसल सेकेंड, इसे बेसल समिति ने 2004 में प्रस्तुत किया। ये मानक पूंजीगत आवश्यकता, पर्यवेक्षण समीक्षा और बाजार अनुशासन के 3 स्तंभों पर आधारित है बेसल सेकेंड। और बेसल थर्ड, इसका बेसल मानक वर्ष 2010 में प्रस्तुत किया गया। इसमें CRAR को न्यूनतम 9% बनाए रखने को कहा गया है। RBI ने 2011 में बेसल मानक के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। RBI ने 2011 में बेसल मानक के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। अब एक इम्पॉर्टेंट बॉक्स है यहाँ पे, व्हाइट लेबल ATM क्या होता है? गैर बैंकिंग कंपनियों के स्वामित्व में और उनके द्वारा संचालित किए जाने वाले ATM को व्हाइट लेबल ATM यानी VLA कहते हैं। प्रथम व्हाइट लेबल ATM टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड द्वारा इंडिकैश नाम से 2013 में ठाणे महाराष्ट्र के क्षेत्र चंद्रपाड़ा में स्थापित किया गया। अन्य कंपनियों में प्रिज्म पेमेंट सर्विसेज प्रा लिमिटेड, मनी स्पॉट और मुथूट फाइनेंस लिमिटेड मुथूट ATM के नाम से WLA संचालित कर रही है। गैर बैंकिंग कंपनियों के स्वामित्व में और उनके द्वारा संचालित किए जाने वाले ATM को WLA यानी व्हाइट लेबल ATM कहते हैं। प्रथम व्हाइट लेबल ATM टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड द्वारा इंडिकैश नाम से 2013 में ठाणे महाराष्ट्र के क्षेत्र चंद्रपाड़ा में स्थापित किया गया। और अन्य कंपनियों में प्रिज्म पेमेंट सर्विसेज प्रा लिमिटेड, मनी स्पॉट और मुथूट फाइनेंस लिमिटेड मुथूट ATM के नाम से WLA यानी व्हाइट लेबल ATM संचालित कर रही है। WLA में कुछ शर्तों के साथ स्वचालित मार्ग से 100% विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है। बढ़ते हैं आगे हम स्वतंत्र भारत में बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियां जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के बारे में। तो इस अधिनियम द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के नियमन एवं नियंत्रण का अधिकार रिजर्व बैंक को प्रदान किया गया। इसके बाद वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 19 जुलाई 1969 को 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद विभेदीकृत ब्याज दर योजना 1972 में बनी। बैंकों के द्वारा जारी ऋणों में से एक निश्चित अनुपात में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को रियायती दरों पर ऋण देना उपलब्ध कराना हुआ इस प्लान के जरिए। इसके बाद बैंकों का पुनः राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ। 6 अन्य वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद बैंकिंग लोकपाल योजना 1955 में आया, जिसमें कि बैंकों से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति हुई। इसके बाद स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना यानी SCC स्कीम 2003 में आई। इसकी शुरुआत नाबार्ड के द्वारा की गई। ये योजना मूलतः अत्यंत छोटे उद्यमियों को सूक्ष्म ऋण प्रदान करती है। सरफासी अधिनियम 2002
इस अधिनियम का उद्देश्य न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं को अपनी गैर निष्पादित संपत्तियों यानी एनपीए की रिकवरी का अधिकार प्रदान करना है। अधिनियम एनपीए की रिकवरी के लिए कुछ वैकल्पिक विधियों की व्यवस्था करता है। वो विधियां हैं: भुगतान न होने पर गिरवी प्रतिभूतियों को जब्त करना, प्रतिभूतियों को संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों यानी एआरसीएस को बेच देना, उस कंपनी अथवा संस्थान का प्रबंधन अपने हाथ में ले लेना। सरफासी अधिनियम में 2016 में संशोधन किया गया है। इन संशोधनों के द्वारा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स यानी डीआरटी और संपत्ति पुनर्निर्माण की प्रभावीता बढ़ाने का काम किया गया है। अब आगे इस बॉक्स में इंद्रधनुष योजना के बारे में दी हुई है। इंद्रधनुष योजना का उद्देश्य बैंकों के बढ़ते हुए एनपीए और घटते हुए पूंजी पर्याप्तता अनुपात की समस्या का समाधान करना है। इंद्रधनुष योजना अगस्त 2015 में प्रस्तुत की गई है। अगस्त 2015 में इंद्रधनुष योजना प्रस्तुत की गई। आगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज यानी उद्योगों का वर्गीकरण करेंगे। 2006 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित होने के बाद लघु और मध्यम क्षेत्र को पुनः परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम में मध्यम क्षेत्र को पहली बार परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त विनिर्माण और सेवा उद्यमों के लिए अलग अलग निवेश सीमाएं निर्धारित की गई हैं। एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का वर्गीकरण इन उद्योगों में संयंत्र और मशीनरी में निवेश के आधार पर किया गया था। तो एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के अनुसार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है इन उद्योगों में संयंत्र और मशीनरी में निवेश के आधार पर। सूक्ष्म का वर्गीकरण विनिर्माण उद्यम में 25 लाख रुपए तक और सेवा उद्यम में 10 लाख रुपए तक है। लघु उद्योग में विनिर्माण उद्यम 25 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक है और सेवा उद्यम में 10 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक है और मध्यम उद्योग में 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक है और सेवा उद्यम में 2 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए तक है। सूक्ष्म में विनिर्माण उद्यम में 25 लाख रुपए तक है और सेवा उद्यम में 10 लाख रुपए तक। लघु उद्योग में 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक विनिर्माण उद्यम और सेवा उद्यम 10 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक है और मध्यम वाले में विनिर्माण उद्यम 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक है और सेवा उद्यम 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक है। भारत सरकार के देश के एमएसएमई सेक्टर में नई जान फूंकने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति यानी सीसीईए द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम लोगों के वर्गीकरण का नया आधार प्रस्तुत किया गया है, जो कि 1 जुलाई 2020 से लागू हो गया है। उल्लेखनीय है कि ये संशोधन एमएसएमई विकास का अधिनियम के 2006 में लागू होने के 14 वर्षों के बाद किया गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के वर्गीकरण का नया आधार यानी संशोधित वर्गीकरण 1 जुलाई 2020 से लागू है। तो ये नया वर्गीकरण है, इसमें संयुक्त मानदंड है, निवेश और वार्षिक टर्नओवर है। तो ये वर्गीकरण है सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम, और ये उनके विनिर्माण उद्यम एवं सेवा उद्यम है। माइक्रो यानी सूक्ष्म उद्योग में निवेश 1 करोड़ रुपए तक और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है। स्मॉल यानी लघु उद्योग में निवेश 10 करोड़ रुपए तक और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक है और मीडियम यानी मध्यम उद्योग में निवेश 50 करोड़ रुपए तक और टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक है। आगे हम जानेंगे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। कुल औद्योगिक उत्पादन में हिस्सेदारी, रोजगार के अवसरों का सृजन करना, आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात संवर्धन में योगदान, राष्ट्रीय आय का बेहतर वितरण करने में सहायक, उद्योगों का क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण, नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न उत्पादों का निर्माण करना, कम स्थिर और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता और औद्योगिक विवादों का कम होना, ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का महत्व है। आगे हम महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं को जानने वाले।
IFCI यानी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1948 में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के तहत हुई थी। 1993 में इसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पुनर्गठित किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक और अवस्थापना सुविधाओं के क्षेत्र को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता उपलब्ध करना है। IFCI का रजिस्टर्ड ऑफिस नई दिल्ली में है। ICICI यानी भारतीय औद्योगिक शाखा एवं निवेश निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 5 जनवरी 1955 में विश्व बैंक, भारत सरकार और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों की पहल पर की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय उद्योगों को मध्यम और दीर्घकालिक अवधि का वित्त पोषण प्रदान करना है। 1990 के दशक से ICICI ने अन्य विभिन्न प्रकार के बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं के क्षेत्र में कार्य करना शुरू कर दिया है। इसका मुख्यालय ICICI का मुख्यालय मुंबई में और रजिस्टर्ड ऑफिस बड़ोदरा में है। एक्जिम बैंक यानी भारतीय निर्यात आयात बैंक, इसकी स्थापना 1982 में देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात में लगे संस्थानों के कार्यों में समन्वय के लिए मुख्य वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करने और निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। एक्जिम बैंक की स्थापना, इसका मुख्यालय मुंबई में है। NHB यानी राष्ट्रीय आवास बैंक, इसकी स्थापना डॉक्टर C रंगराजन समिति की सिफारिश पर 9 जुलाई 1988 को देश में आवास संबंधी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई थी। ये RBI के एक अनुषंगी संस्था है। NHB RBI का एक अनुषंगी संस्था है और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना देश में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने के लिए 12 जुलाई 1982 को की गई। नाबार्ड ग्रामीण ऋण और सहकारी बैंकों आदि को पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता है और स्वयं का वित्त पोषण विश्व बैंक, भारत सरकार तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त करता है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, पूर्णतः स्वायत्त संस्था के रूप में सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को अति लघु, लघु और मंझोले उद्योगों के वित्तीयन, प्रोत्साहन और विकास के लिए की गई। इस हेतु ये राज्य वित्त निगमों, वाणिज्यिक बैंकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों को वित्त उपलब्ध कराता है। इसका मुख्यालय, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। IDBI लिमिटेड यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड, इसका स्थापना 1 जुलाई 1964 को देश के औद्योगिक क्षेत्र को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। 1 अक्टूबर 2004 से ये एक वाणिज्यिक बैंक के रूप में काम कर रहा है और IDBI लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में है। IFSC अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी FEMA 1999 के तहत गांधीनगर गुजरात में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की स्थापना की गई है। IFSC एक ऐसा अधिकार क्षेत्र है जो कि निवासियों और गैर निवासियों को विश्व स्तर की वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। NPCI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, दिसंबर 2008 में स्थापित भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए ये एक अम्ब्रेला संगठन है। NPCI, इसका उद्देश्य देश में भुगतान सेवा प्रदान करने के लिए एक वृहद बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। NPCI का रजिस्टर्ड ऑफिस कार्यालय मुख्यालय मुंबई में है। NPCI का रजिस्टर्ड कार्यालय मुंबई में है। मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स एंड रेफरेंस एजेंसी लिमिटेड, ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत मार्च 2015 में एक कंपनी के रूप में और एक गैर बैंकिंग वित्त संस्थान के रूप में 7 अप्रैल 2015 को रजिस्टर्ड हुआ। मुद्रा, इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त के रूप में वित्तीय सहायता सहित विभिन्न समर्थनों को विस्तारित कर देश में सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र का विकास करना है।
बढ़ते हैं आगे। आगे हम भारत में प्रतिभूति मुद्रण और सिक्कों का उत्पादन के बारे में जानने वाले हैं। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक, ये विश्व के गिने चुने और भारत की एकमात्र औद्योगिक इकाई है जहां पे पासपोर्ट, वीज़ा, डाक टिकट, पोस्ट कार्ड, राजकोषीय व राजस्व और गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर का मुद्रण किया जाता है। करेंसी नोट प्रेस नासिक, यहाँ पे उच्च सुरक्षा मानकों वाले बैंक नोट की छपाई का काम होता है। पहले यहाँ पे अन्य देशों जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, इराक के बैंक नोटों की छपाई का काम भी किया जाता था करेंसी नोट प्रेस नासिक में। बैंक नोट प्रेस देवास, यहाँ पे उच्च सुरक्षा मानकों वाले विभिन्न मूल्य वर्ग के बैंक नोट छापने का काम होता है बैंक नोट प्रेस देवास में। यहाँ पे बैंक नोट में प्रयुक्त होने वाली स्याही का भी उत्पादन होता है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, करेंसी नोट के कागज और नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में होता है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, डाक लेखन सामग्री और केंद्रीय उत्पादन शुल्क स्टैम्प और अन्य गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर इत्यादि का उत्पादन होता है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में विश्व के गिने चुने और भारत की एकमात्र औद्योगिक इकाई है जहां पे पासपोर्ट, वीज़ा, डाक टिकट, पोस्ट कार्ड, राजकोषीय व राजस्व और गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर का मुद्रण किया जाता है। करेंसी नोट प्रेस नासिक में उच्च सुरक्षा मानकों वाले नोट बैंक की छपाई का काम होता है। पहले यहाँ पे अन्य देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश, इराक के बैंक नोटों की छपाई का काम भी होता था नासिक में। बैंक नोट प्रेस देवास, यहाँ पे उच्च सुरक्षा मानकों वाले विभिन्न मूल्य वर्ग के बैंक नोट छापने का काम होता है। यहाँ बैंक नोट में प्रयुक्त होने वाली स्याही का भी उत्पादन होता है बैंक नोट प्रेस देवास में। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, करेंसी नोट के कागज और नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन होता है। और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में डाक लेखन सामग्री और केंद्रीय उत्पादन शुल्क स्टैम्प और अन्य गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर इत्यादि का उत्पादन होता है। बढ़ते आगे। आगे हम मिंट यानी टकसाल के बारे में बात करेंगे। टकसाल सिक्कों का उत्पादन, सोने चांदी की परख और तमगों के उत्पादन के लिए मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में टकसालें स्थित हैं। पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट वित्तीय प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग और दीर्घकालीन फंड का बाजार जिसमें दोनों ही इक्विटी यानी अंशपत्रों और ऋण यानी डेब्ट के माध्यम से पूंजी प्राप्त की जाती है। इस बाजार को दो भागों में बांटा जा सकता है। कैपिटल मार्केट को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला प्राइमरी मार्केट यानी प्राथमिक बाजार। ये प्राथमिक बाजार नए निर्गमनों यानी न्यू इश्यूज का बाजार होता है जिसमें कि प्रतिभूतियां पहली बार बिकने के लिए जारी की जाती है। इस बाजार से दोनों ही घरेलू और विदेशी फंड की उगाही हो सकती है। इसमें निर्गमित प्रतिभूतियां समता अंश यानी इक्विटी या ऋण प्रपत्र हो सकती हैं। प्राथमिक बाजार में जारी की जाने वाली प्रतिभूतियां हैं घरेलू कंपनियों द्वारा निर्गमित समता अंश, कंपनियों, सरकार और वित्तीय मध्यस्थों द्वारा निर्गमित ऋण प्रपत्र, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट यानी GDR और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट यानी ADR के माध्यम से निर्गमित समता अंश, विदेशी वाणिज्यिक उधारी समता अंश और ऋणों के रूप में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI और विदेशी संस्थागत निवेश यानी FII। इसके साथ ही गैर प्रवासी भारतीय जमा यानी NRI डिपॉजिट्स, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट यानी IDR जिसके द्वारा विदेशी कंपनी भारतीय बाजार में पूंजी उगाही करती हैं आदि। प्राइमरी मार्केट से फंड प्राप्त करने के साधन हैं पब्लिक इशू, जनता के लिए शेयरों यानी अंशों का निर्गमन, निजी आवंटन, कुछ चुने हुए विनियोजकों को नए निर्गत शेयर प्रत्यक्ष निर्गमित किए जाते हैं। राइट इशू यानी नए शेयरों का निर्गमन वर्तमान शेयर धारकों को उनकी शेयर धारिता के आधार पर किया जाता है। और बोनस शेयर
ये वर्तमान शेयर धारकों को अतिरिक्त मुफ्त दिए जाते हैं, बोनस शेयर। विश्व के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं ये, तो ये कंट्री है, ये स्टॉक एक्सचेंज नेम है, उनके हेडक्वार्टर है और ये उनका इंडेक्स है। यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज नेम है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यानी NYSE। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है और इसका इंडेक्स है NYSE कंपोजिट डाउ जोन्स। यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज नेम है नास्डॉक OMX, मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, इसका इंडेक्स है NASDAQ। जापान का स्टॉक एक्सचेंज नेम है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, मुख्यालय टोक्यो में है, इंडेक्स है निक्की। यूके का स्टॉक एक्सचेंज नेम है लंदन स्टॉक एक्सचेंज, हेडक्वार्टर लंदन में है, इंडेक्स FTSE है। चाइना का स्टॉक एक्सचेंज नेम है शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, हेडक्वार्टर शंघाई में है, इंडेक्स SSE है। हांगकांग का स्टॉक एक्सचेंज नेम है हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, हेडक्वार्टर हांगकांग में और इंडेक्स हैंग सेंग यानी HSI है। कनाडा का स्टॉक एक्सचेंज नेम है टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज, हेडक्वार्टर टोरंटो है और इंडेक्स S&P/TSX है। ब्राज़ील का स्टॉक एक्सचेंज नेम है BM&F बोवेस्पा, हेडक्वार्टर साओ पोलो है और इंडेक्स IBOV है। ऑस्ट्रेलिया का स्टॉक एक्सचेंज नेम है ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एक्सचेंज, हेडक्वार्टर सिडनी में है, इंडेक्स ASX है। जर्मनी का स्टॉक एक्सचेंज नेम है फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज, हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट है और इंडेक्स DAX है DAX। इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज नेम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE, हेडक्वार्टर मुंबई में है और इंडेक्स सेंसेक्स है जो कि 30 कंपनियों के शेयरों पर आधारित होती है। और इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज नेम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NSE, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका इंडेक्स निफ्टी है जो कि 50 कंपनी के शेयरों पर आधारित होती है। स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजार संघ सूची का विषय है। स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजार संघ सूची का विषय है। आगे हम जानेंगे वस्तु वायदा बाजार यानी कमोडिटी फ्यूचर मार्केट के बारे में। तो शेयर बाजार की तरह वस्तुओं का बाजार जहां पे शेयर की जगह वास्तविक भौतिक वस्तुएं, शेयर की जगह पे वास्तविक भौतिक वस्तुएं जैसे अनाज, सोना, चांदी, कच्चा तेल इत्यादि की खरीद बिक्री की जाती है, वो वस्तु बाजार कहलाता है। इस बाजार में वस्तु का विनिमय वस्तु वायदा अनुबंध के तहत किया जाता है जो कि भविष्य की तारीख में किसी विशिष्ट महीने के दौरान विशिष्ट मात्रा और गुणवत्ता की वस्तु को अनुबंध के समय निर्धारित कीमत पर स्वीकार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पहले वायदा कारोबार का विनिमय फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के द्वारा किया जाता था। 28 सितंबर 2015 को FMC का विलय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी में कर दिया गया है। प्रमुख वायदा बाजार हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी MCX मुंबई में, नेशनल कमोडिटी और डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड यानी NCDEX मुंबई में, नेशनल मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NMCE अहमदाबाद में। ये है प्रमुख वायदा बाजार। आगे जानेंगे स्पॉट एक्सचेंज के बारे में। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहां पे कृषिगत वस्तुओं, धातु और सोना चांदी सहित विशिष्ट उत्पादों का क्रय और विक्रय तत्काल सुपुर्दगी प्रसंविदा के अंतर्गत किया जाता है। स्पॉट एक्सचेंज वस्तुओं के व्यापार के लिए स्टॉक एक्सचेंज ढांचे में उपलब्ध अद्यतन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। जहां वायदा बाजार अग्रवर्ती प्रसंविदा यानी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है, वहीं पे स्पॉट एक्सचेंज तत्काल सुपुर्दगी प्रसंविदा यानी रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है। प्रमुख स्पॉट एक्सचेंज हैं NSEL यानी नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड और NCDEX यानी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। पूंजी बाजार से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट चक्र क्या होता है?
प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय संबंधी व्यवहार के शुरू होने और अंतिम भुगतान यानी लास्ट सेटलमेंट के बीच लगने वाले समय को ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट चक्र कहते हैं। डीमैट खाता किसको बोलते हैं? ये एक प्रकार का बैंक खाता होता है जिसमें कि प्रतिभूतियों अथवा बॉन्ड को इलेक्ट्रॉनिक मोड पर रखा जाता है। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को डीमैट खाता खोलना अनिवार्य होता है। सभी डीमैट खातों का रख रखाव नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NSDL और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी CDSL के द्वारा किया जाता है। नेट एसेट वैल्यू क्या होता है? शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य। ये एक निधि की परिसंपत्ति का वो मूल्य होता है जो कि इसके प्रति इकाई पर मौजूद दायित्वों को घटाने पर प्राप्त होती है। नेट एसेट वैल्यू एक निधि की परिसंपत्ति का वो मूल्य है जो इसके प्रति इकाई पर मौजूद दायित्वों को घटाने पर प्राप्त होती है। ब्रिज लोन क्या होता है? किसी परियोजना में स्थायी वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध होने तक अस्थायी और अल्पकालिक वित्त व्यवस्था को ब्रिज लोन कहते हैं। जंक बॉन्ड क्या होते हैं? ऐसे बॉन्ड जो एक या अधिक बॉन्ड रेटिंग एजेंसियों के द्वारा निवेश ग्रेड बॉन्ड के नीचे ग्रेड किया जाता है, वो जंक बॉन्ड होता है। इन बॉन्डों पर ऊंची प्रतिफल दर होने पर और उनकी परिपक्वता यानी मैच्योरिटी के बाद कंपनी द्वारा प्रतिफल यानी रिटर्न देने पर विफलता की अत्यधिक संभावना होने के कारण इन्हें गैर निवेश योग्य बॉन्डों की श्रेणी में रखा जाता है, जंक बॉन्ड को। कब्र ट्रेडिंग क्या होते हैं? कब्र ट्रेडिंग किसी शेयर बाजार के विनियमन के बाहर शेयरों के व्यापार को कब्र ट्रेडिंग कहते हैं। ये सामान्यतः शेयर मार्केट के बंद होने के बाद ऑनलाइन या टेलीफोन के द्वारा किया जाता है। दिवालिया एक ऐसी स्थिति जब किसी फर्म या देनदारियां यानी दायित्व उसकी संपत्ति से इतनी अधिक हो जाए कि वो अपने दायित्व को पूरा ना कर पाए तो वो दिवालिया हो जाता है और उसे अपनी संपत्तियां कोर्ट को सौंप देनी होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग कंपनी की गोपनीय स्थिति से परिचित उसके कर्मचारियों द्वारा जब इस स्थिति का लाभ उठा करके ट्रेडिंग की जाती है तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, जो कि अवैधानिक है। बुल तथा बियर शेयर बाजार में भाग लेने वाले ऐसे लोगों का समूह जो भविष्य में बाजार मूल्य के ऊपर उठने और पूंजी लाभ की उम्मीद करता है, बुल या तेजड़िया कहलाता है। और ऐसे लोगों का समूह जो बाजार के गिरने और पूंजी हानि की प्रत्याशा करता है, बियर या मंदड़िया कहलाता है। सर्किट ब्रेकर क्या है? सर्किट ब्रेकर सेबी द्वारा आदेशित स्टॉक एक्सचेंज की व्यवस्था को सेंसेक्स में होने वाले असामान्य उछाल या गिरावट और स्टॉक को नियंत्रित करती है। सर्किट ब्रेकर। पॉन्जी स्कीम क्या है? निवेशकों को अल्प अवधि में उच्च प्रतिफल का प्रलोभन दे करके उन्हें आकर्षित करने से संबंधित है। ये एक फ्रॉड स्कीम होता है, पॉन्जी स्कीम। एंजल निवेशक क्या होता है? ऐसे निवेशक जो नव उद्यमियों को अपना व्यवसाय आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस सहायता के बदले वो शेयर लेते हैं या फिर इसे ऋण के रूप में प्रदान करते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स ऐसे उत्पाद होते हैं जिनका मूल्य एक या एक से अधिक मूल चरों, जिन्हें आधार कहा जाता है, से संविदागत तरीके से प्राप्त किया जाता है। डेरिवेटिव्स ऐसे उत्पाद होते हैं जिनका मूल्य एक या एक से अधिक मूल चरों, जिन्हें आधार कहा जाता है, उससे संविदागत तरीके से प्राप्त किया जाता है। ये निहित संपत्ति, इक्विटी, विदेशी मुद्रा, वस्तु या कोई अन्य परिसंपत्ति हो सकता है। शेयर का पुनर्क्रय किसी कंपनी द्वारा अपने ही अंशों यानी अपने ही शेयरों को अंशधारियों से बाजार में क्रय किया जाना शेयर का पुनर्क्रय यानी बायबैक कहलाता है। आगे हम जानेंगे क्रेडिट रेटिंग के बारे में। क्रेडिट रेटिंग ऋणी या उधार लेने वाले की साख क्षमता या उधार लौटाने की क्षमता का निर्धारण करता है।
क्रेडिट रेटिंग ऋणी या उधार लेने वाले की साख क्षमता या उधार लौटाने की क्षमता का निर्धारण है। भारत में प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं क्रिसिल यानी क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ICRA यानी इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, केयर यानी क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड और सिबिल यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। विश्व की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज और फिच। विश्व की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं 3, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज और फिच। आगे हम बात करेंगे अंशपत्र के रूप में, अंशपत्र के रूप यानी शेयर के रूप। वरीयता अंश प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या है? वे अंश पत्र जिन्हें की सामान्य या समता अंशों की तुलना में लाभांश वितरण में वरीयता दी जाती है वो वरीयता अंश है। इन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं होता है और कंपनी की दिवालिया हो जाने पर भुगतान में समता अंशों पर वरीयता मिलती है। समता अंश क्या होता है? इक्विटी शेयर। ये वो अंश होती हैं जिन्हें की कंपनी से मताधिकार प्राप्त रहता है और ये अंशधारी ही धारित अंशों के अनुपात में कंपनी के स्वामित्वधारी होते हैं। समता अंशधारियों का समिति उत्तरदायित्व होता है। समता अंशधारियों का समिति उत्तरदायित्व होता है। ऋण पत्र क्या होते हैं? डिबेंचर्स। ये एक दीर्घकालिक अभिलेख या प्रपत्र होता है जिसके आधार पर कंपनियां ऋण प्राप्त करती हैं। ऋण पत्रधारी कंपनी का लेनदार होता है और इसे धारित ऋण पत्र पर अंकित ब्याज पाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि हो। बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड भी ऋण पत्र की तरह एक प्रतिभूति होता है जिसके आधार पर निर्गतकर्ता बाजार से ऋण प्राप्त करता है। इस पर ब्याज दर निर्धारित रहती है जिसे कि कूपन रेट कहते हैं। बॉन्ड अल्पकालीन होता है। बॉन्ड अल्पकालीन होता है। पी नोट्स क्या होते हैं? पी यानी पार्टिसिपेटरी नोट्स। ये नोट्स विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII के द्वारा उन निवेशकों को निर्गत किए जाते हैं जो कि भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं पर अपना पंजीयन सेबी से नहीं कराना चाहते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक जो सेबी से पंजीकृत हैं पी नोट निर्गत कर सकते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड क्या है? वे बॉन्ड जिन पर ब्याज दर शून्य होती है वो जीरो कूपन बॉन्ड कहलाते हैं। इन बॉन्ड को बट्टा पर निर्गत किया जाता है और सम मूल्य यानी पर वैल्यू पर अदायगी होती है। मसाला बॉन्ड क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कंपनियों या संस्थाओं द्वारा भारत में निवेश के इच्छुक विदेशी निवेशकों के लिए भारत के बाहर रुपए में जारी किए गए बॉन्ड को मसाला बॉन्ड कहते हैं। कंपनियों या संस्थाओं के द्वारा भारत में निवेश के इच्छुक विदेशी निवेशकों के लिए भारत के बाहर रुपए में जारी किए गए बॉन्ड को मसाला बॉन्ड कहते हैं। पहला मसाला बॉन्ड अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC के द्वारा भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जारी किया गया। भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित निजी क्षेत्र में निवेश के लिए 2015 में IFC के द्वारा ग्रीन मसाला बॉन्ड जारी किया गया। भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित निजी क्षेत्र में निवेश के लिए 2015 में IFC यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा ग्रीन मसाला बॉन्ड जारी किया गया। स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी क्या होती है? कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों और संचालकों को नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल या कोई विशिष्ट सेवा उपलब्ध कराने के लिए निर्गत शेयरों को स्वेट इक्विटी कहते हैं। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में शेयर बाजार की गतिविधियों को नियमित करने के लिए एक गैर वैधानिक संस्था के रूप में सेबी की स्थापना की गई। सेबी को सेबी एक्ट 1992 के द्वारा वैधानिक संस्था का दर्जा प्रदान किया गया है। पूंजी के निर्गमन, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और अन्य संबंधित मामलों के संबंध में सेबी को नियंत्रक शक्ति प्राप्त है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। हेज फंड क्या है?
ये कुछ निवेशकों द्वारा परस्पर की गई एक व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत वे प्रतिभूतियों के मूल्य में परिवर्तन के कारण सट्टा लाभ और पूंजी अधिमूल्यन अर्जित करने के लिए विनियोग करते हैं। बीएसई ग्रीनएक्स क्या है? ये बीएसई के द्वारा शुरू किया गया भारत का प्रथम ग्रीन स्टॉक एक्सचेंज है। ये ऊर्जा उपयोग में कुशल पर्यावरण मैत्री 20 कंपनियों के इक्विटी शेयरों का इंडेक्स है। इसमें शामिल प्रमुख कंपनियां हैं आईसीआईसीआई, एसबीआई, एलएनटी, टाटा मोटर्स, सन फार्मा, एनटीपीसी, सिप्ला एसेट्रा। टीजर लोन क्या होता है? ऐसे ऋण जिसमें ब्याज दर इस प्रकार समायोजित होती है कि शुरू में ब्याज दर कम रहे और कुछ वर्षों के बाद उसमें वृद्धि हो, वो टीजर लोन कहलाता है। पर्दा यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी 2003 में सरकार ने पेंशन फंड रेगुलेटर के रूप में पर्दा की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य पेंशन फंड को स्थापित, विकसित और नियंत्रित कर वृद्धावस्था आय की सुरक्षा को प्रवर्धित करना है। पर्दा एक्ट 2013 के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पर्दा का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे हम जानेंगे इंश्योरेंस यानी बीमा के बारे में। तो ऐसा अनुबंध जिसके तहत एक कंपनी अथवा राज्य एक निर्दिष्ट प्रीमियम के भुगतान के बदले निर्दिष्ट नुकसान, क्षति, बीमारी या मृत्यु पर मुआवजे की गारंटी प्रदान करता है, वो इंश्योरेंस यानी बीमा होता है। LIC भारतीय जीवन बीमा निगम 1956 में करीब 245 देशी और विदेशी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर LIC का गठन किया गया। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, लोगों की बचत को राष्ट्र निर्माण में लगाना है। LIC का मुख्यालय मुंबई में है। GIC साधारण बीमा निगम 1972 में सरकार ने 107 से ज़्यादा निजी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर GIC का गठन किया है। 1 जनवरी 1973 से अपनी 4 धारक कंपनियों नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ कार्य करना आरंभ कर दिया है। इसका मुख्यालय GIC का मुख्यालय भी मुंबई में है। अब एक बॉक्स है जिसमें कि IRDAI के बारे में दिया है, यानी भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण। बीमा क्षेत्र के नियमन के लिए भारत सरकार के द्वारा 1999 में IRDAI का गठन किया गया व इसका निगमन एक सांविधिक निकाय के रूप से 2000 में किया गया। प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक और 4 अल्पकालिक सदस्यों की व्यवस्था है, जिनकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। IRDAI का मुख्यालय हैदराबाद में है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बजट और लोक वित्त और आगे बचे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इंडियन इकोनॉमी का लास्ट वीडियो होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।